हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि एक पूरी इकोनॉमी में टोटल डिमांड कैसे क्रिएट होती है, लोग कितना खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है और फॉरेन सेक्टर इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो इकोनॉमी का टोटल खर्चा ही एग्रीगेट डिमांड होता है। और जब हम एग्रीगेट डिमांड को समझ लेते हैं तब हम ईजिली ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इकोनॉमी में इनकम का लेवल, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन क्यों होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। आराम से समझेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एक इकोनॉमी में एक गिवन टाइम पीरियड और गिवन प्राइस लेवल पर फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड क्या है। मतलब कि एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर प्राइस पे उस प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर ही एग्रीगेट डिमांड होता है। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड C प्लस I प्लस G प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है, और क्लोज्ड इकोनॉमी में C प्लस I प्लस G। ठीक है, अभी हम इन कंपोनेंट्स को भी समझेंगे, लेकिन ये समझ लें कि ओपन इकोनॉमी जहाँ पे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी जो हमारे कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होता है। अब कुछ कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। जैसे एग्रीगेट डिमांड में C का मतलब होता है कंजप्शन, यानी एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे कितना लोग कंजप्शन करते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर बात करते हैं कंजप्शन डिमांड यानी C की। ये क्या होता है? हाउस होल्ड के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्च कंजप्शन डिमांड कहलाता है। इसमें खाना, कपड़े, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट जैसे एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। याद रहे, शेयर्स, बॉन्ड्स और ओल्ड गुड्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड से याद रखना। कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन इनकम पर डिपेंड करता है, राइट। अगर मेरा कंजप्शन इनकम अच्छा हो रहा है तो हो सकता है मैं उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन करूं। तो फॉर्मूला क्या होता है कंजप्शन फंक्शन का? A प्लस B प्लस वाई। समझते हैं ये क्या होता है। अगर यहाँ पे हम A की बात करते हैं तो ये होता है ऑटोनोमस कंजप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है? देखो, अगर हम जीरो इनकम पे भी हैं, यानी मेरी इनकम जीरो है, तो भी एक पर्सन जो है वो अपने रोटी, कपड़े, मकान या कुछ भी चीज़ के लिए एक नॉर्मल सी कंजप्शन तो करेगा ही। सपोज 10 यूनिट करता है, इस 10 कंजप्शन किए बिना वो रह नहीं सकता है। इसलिए जो जीरो लेवल इनकम पे जो कंजप्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी इनकम जीरो होने पर भी कंजप्शन होता है। बी क्या होता है? एम्पेसी। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वाई क्या होता है? इनकम। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब है मिनिमम कंजप्शन जो इनकम जीरो होने पर भी या सेविंग से होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन में होने वाले चेंज को हम एमपीसी कहते हैं। जैसे एमपीसी को हम बात करते हैं चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम। ठीक है, एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। एमपीसी ज़्यादा होने पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जब भी एमपीसी ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टोटल इनकम का वो हिस्सा जो कंजप्शन पे खर्च होता है उसे एपीसी कहते हैं, यानी टोटल कंजप्शन अपॉन में टोटल इनकम। इनकम बढ़ने पर एपीसी घट जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लो इनकम पर एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाई इनकम पर एपीसी 1 से कम होता है। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकम बढ़ने पर एपीसी घट जाता है। लो इनकम पे एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है। हाई इनकम पर एपीसी 1 से कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग की। इनकम का वो पार्ट जो यूज़ नहीं होता है, यानी उसको हम सेविंग कर लेते हैं। तो सेविंग मतलब इनकम माइनस कंजप्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? जो सेविंग फंक्शन में हम बात करें तो -A प्लस 1 - B और इनकम, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम पे बढ़ने पर सेविंग में होने वाले चेंज, यानी कि इनकम में बढ़ने पर सेविंग, वहाँ कंजप्शन था एमपीसी, यहाँ सेविंग है, तो सेविंग का क्या चेंज हो रहा है इनकम पे, उसे हम एमपीएस कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना, हमेशा एमपीसी और एमपीएस मिलकर क्या होते हैं? 1 हो जाते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की।
तो फर्म्स के द्वारा कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, टूल्स पर किया गया एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम पर डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑटोनोमस इनकम जो इनकम पर डिपेंड करता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो इनकम पर डिपेंड, सॉरी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता है, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, यानी जी की। गवर्नमेंट का फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्च गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसमें रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, डिफेंस, ये सारी चीज़ों के खर्चे शामिल होते हैं। याद रहे, पेंशन और स्कॉलरशिप जैसे ट्रांसफर पेमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट की, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माइनस, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, और इंपोर्ट ज़्यादा होने पर एग्रीगेट डिमांड कम होती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की। एग्रीगेट डिमांड कर्व प्राइस लेवल और आउटपुट के बीच इन्वर्स रिलेशन दिखाता है, यानी जो भी एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनता है उसमें एक आउटपुट रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स होता है, ये याद रखना, इन्वर्स होता है। ठीक है, और ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल होता है और एक्स एक्सिस पर इनकम लेवल होता है, याद रखना। एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ये भी याद रखना कि जो इसका स्लोप होता है वो लेफ्ट से राइटवर्ड डाउन स्लोप होता है। तीन मेन रीजन होते हैं, एक प्राइस इफेक्ट, एक इंक्रीज रेट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, और रियल इनकम, ये पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, क्यों इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने पर कर्व शिफ्ट होती है, स्लोप चेंज नहीं होता है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पर कर्व राइट साइड शिफ्ट होती है, इसके रीजन होते हैं कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट में इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड घटने पर कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है, इसके रीजन होते हैं टैक्स इंक्रीज होना, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना, इंपोर्ट इंक्रीज और इंक्रीज डिफरेंस, ये पूछता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं डिफिसिट डिमांड की। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है तो उसे डेफिसिट डिमांड कहते हैं, यानी एडी इज लेस देन एएस। इसके इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डिफ्लेशन बढ़ता है, लो प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, कैसे करेक्ट कर सकते हैं एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को। एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट दो तरह के पॉलिसीज़ यूज़ करता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई यूज़ करती है जिसमें बैंक, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर होता है, और एक फिजिकल पॉलिसी जिसमें टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बजट होता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, और वहाँ पे कुछ ग्राफ्स को भी देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट और टैक्स रेट और कट रेट की वजह से जो ग्राफ हैं वो कैसे चेंज होते हैं, और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर जो अपलोड करूँगा उसमें वो सारे टॉपिक्स को मैं अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, अब तक के लिए थैंक यू।